Hey guys, welcome one and all on English Plus Study Circle. Dear parent, आज हम लोग सेकेंड प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल में दिया गया था। टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपको MCQ दिए जाते हैं, दिस इज जस्ट ओनली इट्स इंटरप्रिटेशन। यह केवल उसी का एक्सप्लेनेशन होता है जो आपको दिया जाता है। लेट्स स्टार्ट इट। The death of W.B. Yeats is mourned in an elegy entitled In Memory of W.B. Yeats। एक पोयम आई है जिसका नाम है In Memory of W.B. Yeats। Who is its author? एक पोयम लिखी गई है जिसका नाम है In Memory of W.B. Yeats। इस पोयम को किसने लिखा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं W.B. Yeats जो थे एक आयरिश पोएट थे। ये मॉडर्न एज के पोएट थे। W.B. Yeats कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। जो वर्क आया है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इसको लिखा किसने था? लिखा था W.H. एडन ने। W.H. एडन मतलब होता है विस्टन ह्यूज एडन। विस्टन ह्यूज एडन जो हैं ये 1907 में इनका जन्म हुआ था। दैट मीन्स ये भी 20th सेंचुरी से ही थे। कहने का मतलब ये होगा W.B. Yeats के कंटेम्प्रोरी ही थे। कौन? W.H. एडन। W.H. एडन जो है W.B. Yeats के कंटेम्प्रोरी ही थे। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा T.S. एलियट के बारे में। T.S. एलियट थे किसी देश के, लेकिन उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि T.S. एलियट जन्म से किस देश के थे, लेकिन उन्होंने किस देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। जल्दी कीजिएगा आप बताने के लिए। अब W.H. एडन जो थे इन्होंने क्या किया, चूँकि ये तो इंग्लैंड के थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 1946 में ये नेशनलाइज हो गए। कहाँ पर? अमेरिका में। इन्होंने कहा यार अब बहुत हो गया रहना यहाँ पर, अब चलते हैं अमेरिका रहते हैं। तो 1946 में ये पूर्णतः अमेरिका में सेटल हो गए हुए थे। और इतना ही नहीं, इनकी एक बहुत ही फेमस वर्क है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, द असेंट ऑफ F6। W.H. एडन का एक वर्क है द असेंट ऑफ F6। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये क्या था, ये क्यों था? ये ईसरवुड जो थी उन्हीं के लिए इन्होंने एक प्ले लिखा हुआ था, जो द असेंट ऑफ F6 दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अ नॉन सीरियस एलजी वाज रिटन ऑन डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एक वर्क है डेथ ऑफ अ मैड डॉग, लेकिन वास्तविकता में क्या है? एलजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ये किसने लिखा हुआ है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा हुआ है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु रोट एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। देखिए दोनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है। एलजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। ये जो एलजी लिखी गई है, यह एलजी लिखी गई है टॉमस ग्रे के द्वारा। अगर आपको टॉमस ग्रे याद होगा तो एक इनकी एलजी बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस एलजी। एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अगर आपने टॉमस ग्रे का नाम ले लिया तो वर्ल्ड के 4 या 5 जो ग्रेट एलजीज हैं उसका नाम तो लेना बनता ही है। जैसे टेनिसन का इन मेमोरियम आया था 1850 में। ऐसा माना जाता है कि टेनिसन के एक दोस्त थे आर्थर हेनरी हेलम। 1833 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 33 में डेथ होती है तो बड़ा निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके दोस्त भी थे आर्थर हेनरी हेलम, और टेनिसन की सिस्टर के साथ उनकी शादी भी होने वाली थी। एक तरह से इंगेजमेंट हो गया था, शादी होने वाली थी। तो इनको बड़ा पछतावा हुआ, यार मेरा दोस्त था और अभी बहुत ही मेरे नियर एंड डियरेस्ट होने वाले थे, अब नहीं रह गए। तो उनके लिए उन्होंने क्या लिखा हुआ था? इन मेमोरियम लिखा हुआ था, जो 133 स्टेंजा में लिखा गया है, या कैंटो या पार्ट में लिखा गया है, जैसे आप लोग बोलते हैं पैसेज या स्टेंजा बोलते हैं। तो किसके लिए लिखा गया था? उन्होंने आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा हुआ था। अच्छा, एक दूसरी भी एलजी आई थी, जैसे W.H. एडन का एक एलजी आया था, नाम पहले ही आपने देखा है, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। एक दूसरी भी एलजी आई थी टॉमस ग्रे की 1757 में। आप सभी नाम जानते हैं। एलजी का नाम था एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कब आई थी? 1757 में। मेरे कहने का ये मतलब है, केवल आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सी एलजी आई थी और किन के लिए वो डेडिकेट की गई थी। क्योंकि क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन का एक ही आंसर जानना जरूरी नहीं है, ये बात आप स्वयं भी जान सकते हैं। तो फिर
यूट्यूब पे वीडियो देखने का क्या मतलब है। टॉमस ग्रे की क्या थी एलजी? एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आई थी। स्पेंसर, हार्वर्ड स्पेंसर जी का भी आया था एलजी, दैट वाज एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल किसके लिए था? सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट था, सर फिलिप सिडनी के लिए था। एक दूसरा आया था मिल्टन का था। मिल्टन की एलजी कौन थी? लिसिडस थी। शैली का क्या था? एडनाइस था। कब आया था? 1821 में। और एर्नोल्ड का क्या था? थ्रीसिस आया था। हाँ, अगर हम चलते हैं यूएसए, चलते हैं अमेरिका, तो अमेरिका में वाल्ट विटमैन मिलते हैं। वाल्ट विटमैन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर एक एलजी कंपोज की थी जिसका नाम था व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम। यह 1866 में आई हुई थी। तो कुछ वर्ड की फेमस एलजीज के नाम आपने जान लिए। ये एलजी छोटी सी है, एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, ये छोटा है। बड़े वाले में कौन कौन से नाम आ जाएंगे? जैसे शुरुआत में इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स भी फेमस है, मिल्टन का लिसिडस हो गया, एर्नोल्ड का थ्रीसिस, शैली का एडनाइज, स्पेंसर का एस्ट्रोफेल, टॉमस ग्रे का एलजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, टेनिसन का इन मेमोरियम, वाल्ट विटमैन का लिंकन के लिए लिखा था उन्होंने व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम। ये फेमस एलजीज है, नाम जरूर याद रखिए इनका। इन मेमोरियम टेंशन किसकी डेथ पे मौन करते हैं? अब देखिए कुछ कहानी एक बार ध्यान सुन लीजिएगा इन मेमोरियम के बारे में क्या है। टाइम लग सकता है लेकिन जल्दी करेंगे। इन मेमोरियम जो है ऐसा है कि इनका एक दोस्त था, टेंशन का दोस्त था। जब ये पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, तो कैम्ब्रिज में इनके एक दोस्त थे, इनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। इनसे इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी परवान चढ़ती है कि टेंशन की सिस्टर के साथ इनकी मैरिज भी तय हो जाती है, इंगेजमेंट भी हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हो जाती है। जैसे उनकी डेथ हो जाती है वो बहुत ही बेकार उनको लगता है। उनकी सिस्टर का नाम था इमली, EMILY। बड़ा दुख होता है। उन्होंने सोचा यार क्या करें आप, तो उन्होंने उनकी याद में कुछ कविताएं, कुछ पोएम या वर्स की लाइनें लिखनी शुरू की। और वर्स की लाइनें लिखते गए और लिखते गए। कब तक लिखते गए? ये 1849 तक लिखते गए। 1849 में जब पब्लिशर जो था मॉक्सॉन, MOXON, जब पब्लिशर मॉक्सॉन ने कहा लाओ भाई आपने बहुत लिख लिया है अब इसको हम थोड़ा पब्लिश भी कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको इसको पब्लिश नहीं करना है। क्यों? उन्होंने ये कहते हुए रोक दिया कि इट इज़ ओन रिलीफ एंड प्राइवेट सेटिस्फेक्शन, यह केवल मेरे ओन रिलीफ और प्राइवेट सेटिस्फेक्शन के लिए है, इसलिए आपको मैं इसको नहीं देने वाला हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने यद्यपि टेनिसन ने स्वयं ही ये 131 जो स्टेंजा की एलजी है इन मेमोरियम, इसके बारे में उन्होंने स्वयं ही कहा था कि इट इज द शार्ड स्वेलो फ्लाइट्स ऑफ सॉन्ग। उन्होंने क्या कहा था इसके लिए? शार्ड स्वेलो फ्लाइट्स ऑफ सॉन्ग कहा हुआ था। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी किया जा चुका है कि इन मेमोरियम में कितने स्टेंजा हैं। तो इन मेमोरियम में कितने स्टेंजा हैं? कहीं मिलेगा 131, कहीं 133, दोनों सही है। 131, 133 दोनों सही है। कैसे? जब इप्लॉग और प्रोलॉग, देखिए जो पहला नंबर है वो आपका है प्रोलॉग, जो लास्ट में 133 है वो क्या है? इप्लॉग है। जब प्रोलॉग और इप्लॉग को दोनों मिला लेंगे तो हो जाएगा 133, नहीं तो क्या होगा 131। सो कंफ्यूज मत होइएगा, 131 भी सही है, 133 लेकिन जब पूछेगा टोटल तो हो जाएगा 133 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में। आगे चलते हैं। Whose death does Collins mourn in his elegy in yonder grave bar Druid lies? ड्रूड का मतलब होता है संत। एक संत यहाँ पर लेटा हुआ है, एक संत एक मर गया है अब या मृत प्राय है, इस कब्र में है। तो कॉलिंस जो हैं उन्होंने जेम्स थॉमसन के लिए लिखा हुआ था। तो जेम्स थॉमसन कौन थे? जिनको उन्होंने प्रीस्ट के रूप में संबोधित किया हुआ था। अच्छा, यॉन्डर का मतलब क्या होता है? यॉन्डर का मतलब होता है किसी तरफ आप इशारा करिए और कहिए कि थोड़े इधर ही वो चीज़ रखी हुई थी जो मेरी गायब हो गई, जो चोरी हो गई इधर ही थी, उंगली भी दिखाइए और बताइए कि इधर ही थी, दैट इज यॉन्डर। तो किसके लिए लिखा था? जेम्स थॉमसन के लिए लिखा था। हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन राइटिंग मेमोरियम?
इन मेमोरियम लिखने के लिए कितना समय लिया? 1833 में इनके फ्रेंड की डेथ होती है, जो इनका भविष्य में होने वाला रिश्तेदार भी था। 33 में डेथ होती है तो 49 तक लिखते हैं। वैसे लिखते तो 16 साल तक हैं, लेकिन डेली नहीं लिखते हैं, जब मन आता तब लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जाके चूँकि ये 16 ईयर में कंप्लीट हो गया था, ऑप्शन में 16 है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मखजून साहब ने बोला ला भैया पब्लिश करा दे, ना 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 अभी पूरा नहीं हुआ, ये मेरा अपना काम है, तो उन्होंने कहा अभी प्रोलाग और रिप्लाग। और सबसे मनोरंजक चीज क्या है ना कि इन मेमोरियम का प्रोलाग जो है कंप्लीट होने के बाद लिखा गया। वैसे प्रोलाग तो पहले लिखते हैं, लेकिन ये क्या हुआ एकदम बाद में लिखा गया। तो प्रोलाग और इप्लाग मिला के 133 हो जाते हैं। और कब तक लिखा गया? 33 से लेकर के 49 तक लिखा गया, लेकिन ये प्रोलाग इप्लाग वाला काम बचा हुआ था, इसलिए कहते हैं कि 50 में कंप्लीट हुआ, दैट इज 17 ईयर्स हो जाएगा आपका। ऑक्लीव रोड एंड एलजी एंटाइटल्ड द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस। रेजिमेंट ऑफ प्रिंस दिया गया था। अच्छा, क्यों लिखा था? ऑक्लीव ने टॉमस एक्लिव जो हैं, टॉमस एक्लिव चासर के समकालीन हैं, या कहिए चासर के जाने के बाद, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, चासरियन बोलते हैं। दो वर्ड आते हैं अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा ध्यान से, एक होता है इंग्लिश चासरियन, एक होता है स्कॉटिश चासरियन। तो ऑक्लीव जो होते हैं किस में आते हैं? इंग्लिश चासरियन में। जैसे कुछ और भी नाम हो जाएंगे टॉमस एक्लिव के साथ जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉस, अलेक्जेंडर बार्कले, जॉन स्केल्टन, ये सब आते हैं इंग्लिश चासरियन में। और दूसरा होते हैं स्कॉटिश चासरियन, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, जैसे किंग जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार और गॉबिन डगलस। ये लोग कौन से थे? स्कॉटिश चासरियन थे। तो टॉमस एक्लिव ने क्या किया था? एक एलजी लिखी हुई थी। एलजी वैसे विशेष रूप से आप बोलेंगे, या एक पोयम लिख दीजिए, जिन्होंने रेजिमेंट ऑफ प्रिंस जो है, ये हेनरी फिफ्थ जब राजा बना, जैसे ही जब 13 में वो राजा बनता है, ठीक उसी के राजा के बनने के ठीक ही बाद में उन्होंने क्या लिखा था? एक पोयम लिखा था, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस। लेकिन जब पूछा जाए कि किसकी डेथ पे लिखा गया था, तब बोलेंगे चौसर के लिया जाएगा। अदरवाइज लिखा जाए किसके सेलिब्रेशन में लिखा गया था, दैट वाज हेनरी फिफ्थ। द बैलेट्स वर ओरिजिनली मीन फॉर। ये बैलेट क्या होता है भाई? बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखो बैलेट जो होता है ये 4 लाइन्स का होता है, लेकिन कुछ बैलेट ऐसे हैं जो 6 लाइन के भी आपको मिलेंगे। जैसे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जब लिखते हैं कॉल्डिज साहब, तो चूँकि वो 7 एक्ट में है, 7 पार्ट में, तो उन्होंने कहीं कहीं 6 लाइन भी लिख दी है। तो कहीं झगड़ा मत करिएगा कि भाई साहब आपने 6 लाइन क्यों लिख दी, 4 ही लाइन का होता है। हाँ, जनरली 4 लाइन का होता है। पहला और 1 एंड 3 जो लाइन होती है वो 8 सिलेबल में होता है, जबकि सेकंड और 4 जो होता है वो 6 सिलेबल का होता है। अब सॉन्ग होता क्या है, बैलड होता क्या है? देखिए बैलड जो है वर्ड से बना हुआ है, बैलर से। किससे बना हुआ है? बैलर, BALLARE, जिसका मतलब होता है डांस करना। जनरली बैलड कहते किसके हैं? बैलड क्या होता है? इट वाज अ सॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सब्सटेंस संग टू द अकम्पलीमेंट ऑफ डांसिंग। मतलब जब लोग डांस करते थे उसके साथ गाना भी गाते थे, वो बैलेट था। लेकिन कभी पूछे कि बैलेट क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा, एक 4 लाइन की पोयम होती है जो कहानी अपने आप में बताती है। मेन चीज़ यही है कि बैलेट तो है, पोयम तो है, लेकिन अपने आप में कोई ना कोई कहानी समेटे हुए है, दैट इज बैलेट। किस्सा सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ टुगेदर बिफोर एन ऑडियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बैलेट? याद रखिएगा जॉन गिल्पिन जो हैं, आप सभी के सभी एक तरफ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने बैलेट दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है इसमें। अच्छा, कौन सा इसमें है? जैसे जॉन गिल्पिन हो गया, ओशियन हो गया, शीबी चेज हो गया, प्राउड मैजी हो गया। तो जॉन गिल्पिन जो दिया गया है विलियम कॉपर ने लिखा हुआ है, ये 1782 के आसपास लिखा हुआ था। ओशियन, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। ओशियन जो है ये 1760 से 62 के बीच में लिखा गया था। जेम्स मैकफर्सन ने लिखा था। किसने लिखा था? ओशियन जेम्स मैकफर्सन ने लिखा था। शीबी चेज जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, एक तरह से ये बैलेड है जो बहुत ही पुराना है। इसके 2 एडिशन मानते हैं। फर्स्ट वाला एडिशन मानते हैं 1430s में, मतलब 15th सेंचुरी माना जाता है, तो बहुत पुराना हो गया। और प्राउड मैजी, देखो प्राउड मैजी लिखा हुआ है वाल्टर स्कॉट के द्वारा। तो वाल्टर स्कॉट सिंपल सी बात है लेट वाले हैं। सबसे पहले क्या हो गया? शीबी चेज हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा? प्राउड मैजी हो जाएगा। अब बैलेड इज जनरली रिटन इन,
बर्ड किस में होता है, 4 लाइंस का होता है, किस में होता है, यामिक पेंटामीटर में होता है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन होता है 8 सिलेबल का, सेकेंड एंड फोर्थ होता है 6 सिलेबल का होता है। हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली देयर इन अ बर्ड स्टेंजा, तो बर्ड में कितनी लाइन्स अधिकांश होती है, मेनली देखो लिखा जनरली 4 लाइन्स, 6 लाइन नहीं मिल जाएंगी, बट बोलिए क्या 4 लाइन्स का। व्हाट इज ओशियन, अब देखिए अच्छा वर्ड आ गया आपका, ओशियन क्या है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा भी हुआ था कि देखिए ओशियन क्वेश्चन है व्हाट इज ओशियन, या ओशियन क्या हो, हम पूछेंगे एक ओशियन के संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन का भाव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा कर लिख दिया है। तो ओशियन किस संबंधित है, ओशियन क्या होता है, ये बॉडी ऑफ बैलेट है जिसको मैकपर्सन ने कलेक्ट किया हुआ था, मैकपर्सन के द्वारा कलेक्ट किया गया था, दैट वाज ओशियन, इसका नाम ही था। द रेलिक्विज ऑफ इंग्लिश पोएट्री वर करेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द रेलिक्स। द रेलिक्स याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बिशप पर्सी शैली हैं, उनका 1765 में आया हुआ था, जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री ये किसके द्वारा दी गई है, पर्सी बिशी शैली के द्वारा। अच्छा, इसका थीम क्या है, मेन चीज़ एक होता है, कई बार पूछता है थीम क्या है। इसका थीम लव, बैटल, हीरोइक एक्सप्लॉइट, या कभी कभार कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्री को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेम ऑफ द पोएट हु हैज रिटन जॉन गिल्पिन। अभी जॉन गिल्पिन के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा जॉन गिल्पिन किसने लिखा हुआ था। ऑप्शन में आप देखिए मिल जाएगा। अ बैलेड इज जनरली रिटन ऑन अ हीरोइक और ट्रेजिक थीम, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू इट। देखो बैलेड जो होता है सामान्यतः उसका थीम जो होता है लव, बैटल, हीरोइक एक्सप्लॉइट होता है, या कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्री होती है, उस पे होता है। लेकिन एक बैलेड ऐसा भी आता है जो इन सबसे कहीं दूर दिया गया है, दैट इज जॉन गिल्पिन। अभी अभी आपको बताया गया था जॉन गिल्पिन किसके द्वारा लिखा गया है, और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे किसने लिखा था, विलियम कॉपर के द्वारा लिखा था। इसका पूरा नाम था द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन, 1782 में आया हुआ था। अब जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में और आगे क्या दिया गया है। द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, अगला क्वेश्चन होगा द राइम ऑफ एंशिएंट वैगनर किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए द राइम ऑफ एंशिएंट वैगनर ये विलियम मैगिन के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही कम इनके बारे में नाम आता है, विलियम मैगिन, इससे ज़्यादा आवश्यक नहीं है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वार रिटन बाई, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात भी करेंगे हम लोग। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर ये लिखा गया था एस टी कॉलरिज के द्वारा, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। ये विक्टोरियन एज के राइटर थे, विलियम शेक्सपियर के विलियम वर्ड्सवर्थ के बड़े ही अच्छे दोस्त थे। दूसरी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिटरेचर बैलेड्स पब्लिश करवाई थी तो उसके फर्स्ट वाले पोर्शन में या फर्स्ट वाले पार्ट में जब 23 पोएम्स आई हुई थी, 19 + 4 19 वर्ड्सवर्थ का और 4 किसका था, कॉलरिज का था। उसमें राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर आया हुआ था, 1798 में आया हुआ था। उसके बाद 1800 में भी आया था, जब उसमें अपेंडिक्स जोड़ा गया तो 1802 में भी आया था, बाद में 1805 में भी आया हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, सिबलिन लीव्स आता है, सिबलिन लीव्स आता है 1817 में, उसमें भी पब्लिश हुआ था। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा ये चीज़ है क्या चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। एग्जाम में 2014-15 में जब मैं पहली बार नेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में कुल कितने पार्ट हैं, कितने खंड हैं, कितने सेक्शन हैं, स्टेंजा हैं। दैट इज 7 कैंटोज हैं, 7 इसमें पार्ट हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा कैसे 7 पार्ट है ना, लेकिन कुल स्टेंजा कितने हैं। क्वेश्चन 2 हो सकते हैं इसमें, एक क्वेश्चन हो सकता है कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं, लेकिन स्टेंजा कितने हैं, स्टेंजा है 142 स्टेंजा किसमें है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के बारे में है। एंशिएंट मैरिनर एक वृद्ध नाविक है, उसके बारे में बताते हैं। शादी का समारोह शुरू होता है, वहाँ पर 3 मेहमान आते हैं और दुल्हन की पक्ष से एक व्यक्ति आता है, तो जो मैरिनर है उसको रोक देता है, नहीं तुम नहीं अंदर जाओगे। वो भड़क जाता है, अरे भाई क्यों नहीं हम जाएंगे अंदर में,
तो यहीं से कहानी इसकी प्रारंभ होती है। क्यों लिखा गया ये बैलेट जो है क्यों लिखा गया? देखिए, अभी हमने बात की हुई थी पर्सीज की रेलिक्विस के बारे में और मैक पर्सन की ओशियन के बारे में। एक समय ऐसा था कि जब पर्सी की रेलिक्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री और मैक पर्सन की ओशियन ये बहुत ही सफल हो गई, तो कॉल्डिस साहब बोले यार ये दोनों मैक पर्सन और पर्सी दोनों इतने आगे बढ़ जा रहे हैं, मैं भी कुछ लिखूंगा अब। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा ये दो सफल हो रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं दोनों की सफलता ने इनको प्रमोट किया और उन्हीं के प्रमोशन से इन्होंने क्या कर दिया, एक लिख दिया बैलेट, दैट वाज राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, लेडी ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल जो है 1805 में आया हुआ था, 1805 में, और लिखा किसने था, वाल्टर स्कॉट ने। दैट मीन्स रोमांटिक एज के ही थे। अच्छा, लेडी ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल इन्होंने क्यों लिखा है भाई, पोएम क्यों लिखा? वाल्टर स्कॉट तो हिस्टोरियन आते हैं, ये ऐसे लिखे हुए हैं, तो इन्होंने पोएम क्यों लिखा हुआ? याद रखिए, वाल्टर स्कॉट जो हैं जॉन गाल्सवर्दी की तरह इन्होंने भी शुरुआत में पोएम लिखना शुरू किया। इन्होंने बहुत ही 3 फेमस पोएम लिखी। कौन कौन सी? लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, और उसके बाद है मार्मियन, और एक है द लेडी ऑफ द लेक। इनकी 3 फेमस पोएम आई, द लेडी ऑफ द लेक, मार्मियन, द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, बहुत ही फेमस हो गए। मीन्स 1811 तक, 1811 तक ये बड़े फेमस हो गए, क्योंकि इनकी पोएम्स धड़ाधड़ ऐसी आ रही थी कि मतलब मत पूछो कुछ। लेकिन लगभग इसी बीच में 1811 के बाद में क्या हो गया, अभी थोड़ा डीके शुरू हुआ, और 1821 आते आते तो एकदम हालत ख़राब हो गई, क्योंकि कॉलरिज साहब भी, भाई सिंपल सी बात है, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का दबदबा था उस समय, तो कॉलरिज साहब ने भी क्या किया, कॉलरिज साहब की एक बुक आ गई चाइल्ड हेरोल्ड। अब चाइल्ड हेरोल्ड जब आ गई तो इनका सब काम दब गया। अब वाल्टर स्कॉट साहब ने सोचा यार पोएम तो हम लिखेंगे, दब जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं हमारा। तो 1821 तक क्या हुआ, इनका बहुत ही कम चांस रहा, और उसके बाद 1820 इन्होंने क्या किया ना, 1821 तक तो बहुत कम रहा। तो मैं सोचा यार क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन क्या किए, बैठे हुए थे, बैठे बैठे इन्होंने लगभग देखा, इनको कुछ पन्नी मिल गए आसपास बेड के पास, बेड के पास मतलब वो सेल्फ मिल गए होंगे। उन्होंने पन्ना देखा, यार कुछ लिखा हुआ है इसमें। उन्हें लगा ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, किसकी कहानी है? उनको मालूम लगता रही ये तो मेरी कहानी है। तो उन्होंने पन्ने पाए और उसी पन्ने की सहायता से उस कहानी को 21 या 20 डेज में कंप्लीट कर दिया, और उसी कहानी का नाम दे दिया गया था वेवरले। क्या नाम दे दिया गया था? वेवरले नॉवेल्स। वो वेवरले था आपका। तो उस समय वेवरले आया, और वेवरले जैसे इन्होंने पब्लिश कराया अपना, वो विदाउट नेम था, पहली बात याद रखिएगा, बड़ी प्रसिद्धि। अरे यार कितना, उससे कई एडिशन बिक गए, और जब एडिशन बिके, यार पोएम तो अब मेरा चल नहीं रहा है, अब यही चलाते हैं। तो इस क्रम में उनका गाय मैनरिंग, एंटीक्वेरी, ब्लैक ड्वार्फ, ओल्ड मॉर्टेलिटी, रॉबी रॉय, हार्ट ऑफ मेडलोथियन, इन्होंने ढेर सारे वर्क लिखना शुरू कर दिए। इसलिए पोएम शुरुआत में थी, बाद में ना लिखा। ही प्रेड बेस्ट हु लव बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। देखिए ये वर्क जो दिया है कॉल्डिस का है। कॉल्डिस ने, मैंने बताया था कितने पार्ट में आया था उनका राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का 7th पार्ट का लास्ट वाला पार्ट है, एकदम खत्म होने वाला जब होता है 7th पार्ट, तब की लाइन ये है जिसमें मैनकाइंड पर उन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ था। 7th पार्ट में है, और कितने स्टेंजा है, 142 स्टेंजा में दिया गया है। द बेबल्स ऑफ द वुड, बेबल्स ऑफ द वुड एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी में 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। उसके माता पिता मर जाते हैं, पिता की डेथ होती है। कहते हैं यार ऐसा है भैया, अब उसके चाचा बचे थे अंकल, उसे कहते हैं छोटे भाई साहब देखो बच्चे तो हम नहीं, हमारे सॉरी हम अब रहेंगे नहीं, हमारे बच्चे, इनकी देखभाल करना। उसके अंकल ने कहा ठीक हम देखभाल करेंगे उसका। लेकिन अंकल ने सोचा यार इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, लड़का पास आएगा। तो लड़के को मारने के लिए उसने क्या किया कि 2 किलर को हायर कर लिया। अब वो दोनों लोग क्या किए, दोनों के दोनों जो थे, जो मारने के लिए आए थे, दोनों लड़कों को, मैं लड़की और लड़के दोनों को लेके चले गए जंगल में। लेकिन जो पहला वाला कहता यार नहीं बच्चे छोटे, इनको मारेंगे नहीं हम। दूसरा कहता नहीं मारेंगे। आपस में झगड़ा करने लगे। इसी बीच मौका पाकर दोनों बच्चे वहां से भाग गए। वो दोनों के हत्यारे जो थे दोनों भाग गए, पहले उसको मारे नहीं थे, झगड़ा कर रहे थे, बच्चे अपने आप जंगल में भाग गए। लेकिन कुछ समय तक खाते पीते नहीं थे वो लोग, भूख की तलाश में, भूख के चक्कर में मर गए। तो वहाँ पर जो है
मरने के बाद में जो रॉबिन रेडब्रेस्ट रॉबिन जो चिड़िया थी उसने किसी तरह से उनको दफना दिया था। ये कहानी है द बेबल्स इन द वुड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ला बेल डेम्पसेंस मरस? ला बेल डेम्पसेंस मरस का मतलब होता है एक सुंदर महिला जिसके पास दया परोपकार नहीं है। अ ब्यूटीफुल मैडम विदाउट मर्सी। ये बैलेड है किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक बैलेड है, सभी लोग जानते हैं आप सभी लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ ऑटनबॉर्न, देखिए वर्ड आया हुआ है द बैटल ऑफ ऑटनबॉर्न जो है इसमें से किसी का नहीं है, ये सबसे अलग का है, वो जून टैगोर का है। एक तरह से सॉन्ग है, कोई विशेष मतलब का नहीं है। नन ऑफ देम, जून टैगोर। प्राउड मैजी इज अ बैलेड, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। प्राउड मैजी इज अ बैलेड रिटन बाय, प्राउड मैजी एक बैलेड है, किसने लिखा हुआ है? वाल्टर स्कॉट ने लिखा हुआ है। देखिए मैंने कहा था ना कि पहले वाल्टर स्कॉट साहब भी पोएट ही थे, लेकिन बाद में लगा जब कॉलरी साहब दबा दिए उनको वर्ड्सवर्थ ने, तभी आगे बढ़ गए। मेन चीज क्या था? वही बेवरले सक्सेस हो गया तो आगे बढ़ गया, वैसे पीछे देखिए नहीं। फिर हु इज द पोएट हु हैज रिटन द फर्स्ट ग्रेट सैटारिकल पोएम पीएस द प्लाउमैन? पीएस द प्लाउमैन किसने लिखा हुआ था? देखो इसका पूरा नाम क्या है? द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन। ये किसने लिखा हुआ था? ये विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा हुआ था। सबसे चीज अच्छी बात क्या है? ये मॉडर्न इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ये लिखी गई थी वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। हमने किसको फॉलो किया था? हम लोगों ने, हम मतलब इंग्लैंड वालों ने ईस्ट मिडलैंड, लेकिन इन्होंने किस में लिखा था? वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, इसलिए इसको कोई और नहीं पढ़ पाता है। हाँ, इसमें एक छोटी अच्छी बात क्या है, इसका जो नायक था, जो हीरो था, वो एक पीजेंट किसान था और उसने मानवता को दिखाया था, रिप्रेजेंट करने का उसमें प्रयास किया हुआ था। अच्छा, तो ये कौन थे भाई? याद रखिएगा, ये लिखे थे, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? ये जॉन गावर। पीएस द प्लाउमैन किसका था? जॉन गावर। जॉन गावर भाई किसके समकालीन थे? चौसर के। कोई और भी था उनके समकालीन में? सॉरी, ये देखो पीएस द प्लाउमैन जो है गावर का, हाँ एक और भी नाम आता है, लैंगलैंड का भी नाम आता है। वैसे याद रखिएगा, थोड़ा हमसे गलत हो गया। पीएस द प्लाउमैन किसका है? विलियम लैंगलैंड का है। इनके समकालीन कौन है? जॉन गावर हैं। थोड़ा कहने में उल्टा हो गया था अभी। चलिए 24 नंबर, लैंगलैंड पीएस द प्लाउमैन। देखिए वो आ भी गया यहाँ पर, हमने जो गलती की थी। पीएस द प्लाउमैन सटायर है, किस पे सटायर है? पीएस द प्लाउमैन जो है एक तरह का सटायर है, और किस पे है? केवल क्लर्जी मैन पर दे, जो उस समय क्लर्जी मैन थे उन पर उन्हें एक सटायर किया हुआ था। सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रास। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, सैमुअल बटलर किस एज के थे? उससे अधिकांश जानकारी मिल जाती है। किस एज के थे? रेस्टोरेशन के थे। ओहो, मतलब वो ड्राइडन वाले थे, तो मतलब सटायर करेंगे ही करेंगे सटायर। तो सटायर किया किस पे था इन्होंने? सैमुअल बटलर ने सटायर किस पे किया था? तो इन्होंने सटायर किया था किस पे? प्यूटन पर। जो उस समय के प्यूटन लोग थे उन पर उन्होंने सटायर किया हुआ था। अच्छा, ये ह्यूडिब्रास कौन था? ह्यूडिब्रास कहानी में क्या होता है, ह्यूडिब्रास एक नाइट है, और ये ह्यूडिब्रास जो नाइट है, जब अपने साथ में एक स्क्वायर, SQUIRE स्क्वायर, अपने साथ में एक स्क्वायर जिसका नाम राल्फो है, उसके साथ में इस तरह से निकल जाता है यात्रा पर जैसे कि डन क्विक्सोट निकले हों। डन क्विक्सोट की कहानी आपने सुनी होगी। तो डन क्विक्सोट जैसे निकलते हैं यात्रा पर, ठीक उसी प्रकार से ये भी निकल जाते हैं, अरे हम ऐसे चलते हैं, ऐसे करेंगे। लेकिन सिंस उस समय इंग्लैंड का जो सिविल वार था उसी को रिप्रेजेंट किया गया। ये निकलता तो है ह्यूडिब्रास युद्ध करने के लिए, नाइट है, सामंत है, सरदार है, किसके साथ जाता है? राल्फो के साथ में, लेकिन आगे जाके फंस जाता है। वही सिविल वार, वही धर्म युद्ध शुरू होता है, दैट इज क्रूसेड। जब शुरू होता है क्रूसेड, उसी में फंस जाता है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर निकलता है। तो एक विधवा थी, उसी की प्रेम में पड़ जाता है। अब सोचता शादी करने के लिए उससे, लेकिन एक महान, हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बताया नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बेचारा ना जहाँ जा रहा था ना वो चीज़ कर पाया, ना शादी कर पाया, ना कुछ हो पाया। इस प्रकार से सैमुअल बटलर ने ह्यूडिब्रास के माध्यम से प्यूटानिज्म जो है या प्रेस्बिटेरियन जो होते हैं, एक वर्ड और आता है प्रेस्बिटेरियन, इन दोनों पर कमेंट किया हुआ है। डायडेंस द मेटल इज अ पर्सनल सटायर, ध्यान रखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेफ्ट्सबरी पर किया था सटायर, और एब्सलम एंड एस्टॉफल इसको भी किस पे किया था? सेफ्ट्सबरी पर ही किया हुआ था। क्यों किया था?
अगर आपको जानना होता है तो एक बार रेस्टोरेशन एज की सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर पढ़िए। आपको वहाँ मिलेगा कि सैलिसबरी जो था, जब चार्ल्स सेकंड आने वाला था गद्दी पर, भाई देखिए सिंपल सी बात है, देखिए ना, ये प्यूटन इंटीग्रम की बात है, उसके बाद के आते हैं। तो सैलिसबरी षड्यंत्र करता है, और षड्यंत्र करता है, सोचता है अरे यार हम किसी तरह से बच जाएं, किसी तरह से हमारा प्रमोशन हो जाए, मारना चाहता है। क्योंकि ड्राइडेन जो थे वो टॉरी थे, TORY, टॉरी पार्टी से थे, लेकिन सैलिसबरी क्या था, वो विग था। अच्छा, मिडल में कहानी है क्या, एक बार सुन लेते हैं हल्का सा। मिडल में क्या होता है, सैलिसबरी एक करता है षड्यंत्र, और षड्यंत्र करता है राजा के खिलाफ, राजा को मारना है, बनने वाले राजा को, होने वाला जो था उसको मारना है। अब मारने के लिए षड्यंत्र करता है, लेकिन इसका षड्यंत्र पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है कुछ दिन के बाद इसको डालते हैं जेल में, और सैलिसबरी भाई छूट गया मान लेते हैं। तो जब इसकी बेल होती है, बाहर छूट के आता है, तो लोग इसके समर्थक जो विग वाले थे बड़े खुश होते हैं, अरे यार हमारा दोस्त आ गया। तो ड्राइडेन इन पे कटाक्ष करता है, क्योंकि ड्राइडेन टॉरी था, वह राजा के पक्ष में बोलता था, राजा वाली पार्टी में था। उसी में जैसे मान लेते हैं इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में है, तो जो बीजेपी वाला है वो एसपी या बीएसपी बोलेगा। खैर वैसे कमेंट सेक्शन में आप मत बोलिएगा। तो उस प्रकार से अब सैलिसबरी आता है जेल से निकल के, तो ड्राइडेन एक पोएम कंपोज करते हैं और कहते हैं सैलिसबरी जेल से निकल के आया हुआ है, इसलिए सैलिसबरी के सम्मान में एक मेडल बनवाया जाए, और जिसमें दिखाया जाए कि सैलिसबरी ने कौन कौन सी बहादुरीपूर्ण कार्य किए हैं, जिसकी वजह से इसको यह सम्मान मिल रहा है। DS पेरेंट आप सभी बने रहिएगा, अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।